लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी में भी ब्राह्मण, कांग्रेस अब कांग्रेस का नेता भी ब्राह्मण। तो इधर बीजेपी वाला बाघ है वो आपको खाएगा और कांग्रेस वाला बाघ है वो आपको दूध पिलाएगा। यही ना हम लोग समझते हैं। आज तक तो यही हम लोगों ने समझा। और छत्तीसगढ़ में इसका उदाहरण है कि बीजेपी ने ग्राम सभा का अधिकार को नहीं खत्म किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस जिसको आपने कितना 32 या 33 विधायक दिया इस समाज ने, उसी समाज को बर्बाद करने के लिए ग्राम सभा को उन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। तो दोस्तों हमको ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे थे प्रधान साहब, ईसाई को पता है वोट हमें कहां देना है, मुस्लिम को भी पता है वोट कहां देना है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज को वोट नहीं देना है। रैली में लाखों को भीड़ आएंगे, चुनाव में अलग अलग बढ़ जाते हैं, हम लोगों ने देखा है। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो वोट का पावर है उसको आदिवासी आज तक समझा ही नहीं। अभी राज्य तुम्हारा जानो, इनकिलाब जिंदाबाद। उजड़े घर होंगे अब आबाद, उजड़े घर होंगे अब आबाद। जरूरत पड़ी तो जमीन क्या आसमां हिला देंगे। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। बड़े सादर के साथ निवेदन करता हूँ देव कुमार धान जी को कि आपने कारवां बढ़ाने का निश्चय किया है और नेतृत्व कर रहे हैं। झारखंड से शुरुआत किए हैं, झारखंड क्रांतिकारियों को घूमी है। निश्चित ही ये कारवां आगे बहुत बड़ा होगा। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मेरे कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। तो निश्चित ही हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आज की ये उद्बोधन की कारवां को आदरणीय देव कुमार धान जी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोहार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक दिवसीय ये सेमिनार सम्मेलन के अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक अरविंद नेताम साहब और इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता एस रावते जी और विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे बंगाल से आए हैं डॉक्टर सुबोध हांसदा जी, महाराष्ट्र से वाकड़े साहब, मध्य प्रदेश से आए हैं, आंध्र प्रदेश, इस तरह से कुछ राज्यों से यहाँ उपस्थित हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और यहाँ इस राज्य के ये साथी लोग उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से झारखंड से हम लोग शुरुआत किए और इस आंदोलन को हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में इसको हम लोग पहुंचाएं, हम लोग करें। तो निश्चित है कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनने से जैसे इसे लगता तो है कि ये खास रूप से मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, ईसाइयों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर एक देश एक कानून से आदिवासियों को क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमारा समाज के लोग बहुत ही अनभिज्ञ हैं। और इसको प्रस्तुत भी इसी तरह से किया गया है कि ये खास रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे प्रधान साहब बोल रहे थे कि जो हमारे प्रथागत कानून है, निश्चित है कि इनके आने से, इस कानून के आने से वो खत्म हो जाएगा। हमारा 5वीं अनुसूची पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब 5वीं अनुसूची पर प्रभाव पड़ेगा तो पेशा कानून आपका प्रभाव सीधा सीधी पड़ेगा। और हमारे जो जमीन के सुरक्षा के लिए जो कानून है उस पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे आरक्षण पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि
जो 1965 का जो लुकुर कमेटी में जो प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 बिंदु रखा गया है, उसमें विशिष्ट संस्कृति की बात कहा गया है। तो जब हम समान नागरिक संहिता में आ जाएंगे तो हमारे विशिष्ट संस्कृति जब छूट जाएगी तो बोलेंगे कि आपका तो विशिष्ट संस्कृति ही नहीं है। तो उस तरह से आरक्षण में भी ये सीधा सीधी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको हमको ये चीज को समझना है कि एक समान कानून हमारे पर थोपना चाह रहा है, जबकि हम असामान्य हैं। अगर हम असामान्य नहीं होते तो हमारा जमीन की सुरक्षा के लिए कानून नहीं होता, पंचायत में आरक्षण नहीं होता, एमएलए एमपी में आरक्षण नहीं होता, नौकरी में आरक्षण नहीं होता। तो जबरदस्ती जो है ये तमाम चीजों को खत्म करने का एक साजिश रचा जा रहा है। तो इसलिए इस कानून को हम लोगों को किसी भी स्तर से रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। ये हम लोगों का सोच है, आप तमाम लोगों का सोच है कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसका एक ये शुरुआत ही करना चाहते हैं। और आपको पता है कि बीजेपी भूअर्जन कानून से लेकर कृषि बिल तमाम चीजों को वो फेंकना चाहता है समाज के बीचों में, और उसका क्या रिएक्शन होगा ये वो देखना चाहता है। अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो पीछे हट जाएगा, और रिएक्शन कम होगा तो पास कर देगा। इसका फॉर्मूला यही है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो कानूनें आ रही है उसको हमारा समाज के लोग समझें और इसका जो है समय पर विरोध करें। क्योंकि देश में समान नागरिक संहिता लाने का जरूरत क्या है? हमको तो नहीं लगता है कि इसका जरूरत है, क्योंकि 21वीं लो कमीशन था, उसका रिपोर्ट में तो स्पष्ट कहा कि इस देश में अभी लागू करने की जरूरत नहीं है, ये बकवास है। फिर ये 22वां जो है लाया है आपको, और आपसे तमाम तरह के चर्चाएं भी कराया, राय भी लिया। तो ये चाहते हैं कि क्या होगा, हम इस तरह का कार्रवाई करें तो क्या लोगों का होगा रिएक्शन। तो इस देश में तो जरूरत है कि आप शिक्षा पर क्यों नहीं लाते हैं समान कानून ले आइए कि सारे प्राइवेट स्कूल देश में बंद हो जाएंगे और सारे स्कूल जो है एक तरह का होंगे। उसमें प्रधानमंत्री का भी बेटा पढ़ेगा, उसमें किसान का भी बेटा पढ़ेगा, मजदूर का भी बेटा पढ़ेगा। जरूरत तो देश के लिए शिक्षा के लिए समान कानून लाने की जरूरत है, लेकिन आपने तो गरीब के लिए अलग स्कूल, अमीर के लिए अलग बना दिया। आपका स्वास्थ्य के लिए लाने का जरूरत है कि प्राइवेट सब हॉस्पिटल बंद करिए और एक तरह का आप कानून लाइए, सबका जो है हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल होगा उसमें वो जो है उसका इलाज होगा। आप तो करेंगे नहीं। आर्थिक पर आप समान नागरिक को सबको एक तरह का अधिकार दीजिए। यहाँ एक दो आदमी को आप पूरे देश का धन का कितना न कितना हिस्सा को आपने दे दिया और हम लोग जो है यहाँ भूखे मर रहे हैं। तो जिसके लिए मानव को जो जरूरत है वो चीज इनको करना नहीं है। तो इसलिए जबरदस्ती ये थोपना चाहते हैं। आप बताइए, जैसे हमारे प्रधान साहब बोल रहे थे कि सती प्रथा क्या आदिवासी समाज में कभी था? नहीं था। हमारे समाज में तो कभी नहीं था। विधवा विवाह हमारे समाज में शुरू से था कि जो विधवा हुई उसको शादी करने का शुरू से प्रावधान था, उसके वहां नहीं था। हमारे यहाँ शुरू से दहेज प्रथा नहीं है। हम आज भी लड़की लोग को ही हम लोग लड़का तरफ से देते हैं। तो इस तरह का जो हमारी संस्कृति है, जो देश में सबसे विशिष्ट संस्कृति है, उसको जो है आप जो है इतना मैंने क्या कहें, आपका संस्कृति का तो कोई ठिकाने नहीं है। आप में वन व्यवस्था है, जातिवाद है, हमारे में न जातिवाद है न वन व्यवस्था है। इस तरह से आप टूटी फूटी संस्कृति, जो रिजेक्टेड संस्कृति को आदिवासी के विशेष संस्कृति में आप थोपना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। इसका पूरे देश
के आदिवासियों को जो है इसका जो है विरोध करना चाहिए। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये यूसीसी का मामला नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि देश के जो कानून हैं, सीआरपीसी, आरपीसी, सब इसको भी लोग बदलना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग जो स्वतंत्र इकाई है इस देश में, जिसको अभी आप तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, वो 3 लोग मिलकर तय करेंगे। लेकिन उसको बदलने के लिए कि नहीं, हम अपने मतलब से चुनाव आयोग को जो है हम नियुक्त करेंगे। तो बताइए, जो मोदी जिसको नियुक्त करेगा वो चुनाव आयोग क्या मोदी पर, बीजेपी पर कोई कार्रवाई करेगा? नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये तमाम जो है चीजों को ये लोग जो है खत्म करने का जो है ये साजिश जो है रख रहे हैं। ये तमाम चीजों को तो छोड़िए, अभी आप देखे होंगे कि जो आर्थिक मामले के जो अध्यक्ष हैं वो बयान दे दिए कि ये संविधान ठीक नहीं है इस देश के लिए, इसलिए हमको संविधान को ही बदल देना चाहिए। कोई ऐसे वो आपको बयान नहीं दिए जब तक आरएसएस या मोदी या बीजेपी का इशारा नहीं हुआ है, तब तक वे इस तरह का बयान नहीं दे सकते। तो इसलिए वो तो भाई साहब हमारा संविधान को ही बदलना चाह रहे हैं। तो इस तमाम चीजों को जो है हम लोगों को जो है सोचना पड़ेगा कि भाई ये लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, अपना मनुस्मृति को हमारे बीच में थोपना चाह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आप संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? अरे संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, आप नियत बदलिए। इस देश में जो अपना वर्ण व्यवस्था बना के रखे हैं और जो आप अग्रणी वर्ग के लोग हैं, उनका जो नियत है हमारा एसटी, एससी और ओबीसी के प्रति सही नहीं है, वो चीज आपको करने की जरूरत है। ये आपको संविधान बदलने का जरूरत इस देश में नहीं है। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ये आरएसएस बीजेपी के लोग आजादी के लिए कभी लड़े नहीं और आज वो लोग सबसे बड़े देशभक्त बन रहे हैं। जो लोग जिस दिन अंग्रेज के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा झारखंड में आप जानते हैं कि 1750 आसपास से आंदोलन शुरू हुआ, तिलका मांझी का आंदोलन जो पहला था, फिर जो कोल विद्रोह जो 1831-32, उसके बाद आपका जो है विल्सन रूल का बात करते हैं, जो 36-37 जो कोल्हान विद्रोह जिसके चलते जो है विल्सन रूल बना, फिर 55-56 सिद्धू कानू का आंदोलन, फिर नीलंबर पीतंबर का आंदोलन, फिर जो है बिरसा का आंदोलन। इस तरह से 150-200 वर्षों का आंदोलन झारखंड में हुआ। तो उस समय ये अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे और आज ये लोग सबसे बड़े देशभक्त बन रहे हैं। तो इसलिए हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोग कैसे, हम लोग का जो उद्देश्य है कि पूरे देश में करीब 750 आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, उनके अलग अलग संगठन, जैसे हम लोग रांची में देखते हैं उरांव समुदाय है तो उसका 10 ठो संगठन है, संथाल है तो उसका 10 ठो संगठन है। तो हम लोग ये चाहते हैं खास रूप से कि देश के जितने भी समुदाय हैं और उनके जो संगठन हैं, करीब 750 लगभग हैं, उनको कैसे एक किया जाए और उनके संगठन को कैसे एक किया जाए, ये उद्देश्य को लेके ही ये सेमिनार का प्रत्येक राज्य में आयोजन किया गया है। क्योंकि हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि आप कृषि आंदोलन को आपने देखा,
कि कृषि आंदोलन में जितने भी संगठन थे कृषि से संबंधित, वे तमाम संगठनों ने एकजुट होकर उन्होंने लड़ा। 13 महीना तक लड़ा। 750 लोग भले शहीद हुए, लेकिन 36 इंच का सीना वाला को 34 इंच में उतार दिया इस देश के किसान। तो ये होता है सामूहिकता में ताकत। तो अगर आप अलग अलग लड़े, चूंकि हम लोगों को ये पता है कि इस देश में अभी तक हमारा समाज के लोग जाति से बाहर नहीं निकल पाए। उरांव है तो एक बाउंड्री लाइन उसका है, मुंडा है तो अपने बीच है, वो है, संथाल है, गोंड है, भील है, इस तरह से सब लोग जाति से बाहर नहीं निकल पाए और उनको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को इस कृषि आंदोलन से हम लोगों को सीख लेना चाहिए और पूरे देश के जितने भी संगठन है, जितने भी समुदाय है, उनको बड़े मुद्दे पर हम लोगों को एक होना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि कोई भी संगठन आप जो है किसी संगठन में विलय करिए, अपना अस्तित्व को रखिए, उसे हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे एकजुट हम लोग हों। चूंकि हमारे अध्यक्ष अरविंद नेताम साहब से सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि झारखंड में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ को पता नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उड़ीसा को पता नहीं है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है गुजरात को पता नहीं है। वो तो कैसे अभी मणिपुर के मामले पर हम लोग देखे कि देश में कहीं कहीं जो है उसका विरोध हुआ, लेकिन केवल व्हाट्सएप पर विरोध हुआ, बहुत कम लोग रोड पर निकले। तो इस तरह की चीजें हैं। तो इसलिए निश्चित है कि हमारे सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, वन संरक्षण संशोधन विधेयक जो अभी पेश किया गया है, उसमें जो आदिवासियों के लिए जो वन और ग्राम सभा में जो अधिकार हैं, उन तमाम चीजों को खत्म करके कैसे रेलवे लाइन को, कभी उद्योगपति को, कहीं बिजनेसमैन को, कहीं रोड के लिए कैसे जो है जमीन दिया जाए, वो मुख्य रूप से ये चाह रहे हैं और हमारे जो अधिकार हैं उसको खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं। हमको वन पर जो अधिकार है उसको रक्षा करने के लिए 5वीं अनुसूची का हम कैसे रक्षा करेंगे, पेशा का कैसे रक्षा करेंगे, आरक्षण, अगर जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमको तो नहीं लगता इस देश में कोई आईएएस बन पाएगा, ना आईपीएस बन पाएगा, ना हम एमएलए बन पाएंगे, ना एमपी बन पाएंगे, ना मुखिया बन पाएंगे, ना प्रमुख बन पाएंगे, ना जिला परिषद बन पाएंगे। हम तो वार्ड पार्षद भी नहीं बन पाएंगे जो पंचायत में वार्ड होता है। इसलिए आरक्षण को जो है हम लोगों को सुरक्षा करना पड़ेगा, संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि ये लोग तो नया संविधान बनाने की बात कर रहा है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, ये लोग तो राजतंत्र लाना चाह रहा है। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको जो है हम लोगों को बचाने के लिए पूरे देश के आदिवासी को हम लोग जो है एकजुट होना पड़ेगा और इस पर हम लोगों को जो है प्रयास करना चाहिए। कि मेरा तो मानना है कि 2024 में अगर मोदी तीसरे बार आ गया तो इस देश में आदिवासी ही बचेंगे कि नहीं, आदिवासियत ही बचेगा कि नहीं, ये मुझे शक है। इसलिए मेरा तो देश से आह्वान है, देश के आदिवासियों से आह्वान है, क्योंकि हमारे बोल रहे थे हमारे साथी प्रधान साहब कि मुसलमान, ईसाई, उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन हमारे देश के जो आदिवासी समुदाय है उसको पता नहीं है। इसलिए हमको किसी भी कीमत पर 2024 में बीजेपी को और मोदी को आने से रोकना पड़ेगा अगर आदिवासियत की रक्षा करना है तो।
ये मेरा सवाल। तो दोस्तों, चूंकि अगर वो आ गए तो हम इस तरह का सेमिनार आंदोलन भी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो कानून में संशोधन लाने जा रहे हैं उसमें क्या है कि पुलिस क्या रिपोर्ट लिख रहा है उसका राज्य सरकार समीक्षा कर सकती है, सिविल कोर्ट के जज क्या फैसला दे रहा है उसका समीक्षा करेगा, हाई कोर्ट का जज का समीक्षा करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज का समीक्षा ये लोग लाना चाह रहे हैं। तो वे तो जिसका सत्ता होगा वो जो चाहेगा वैसे ही पुलिस रिपोर्ट करेगा, वैसे ही जज जो है फैसला देंगे, डर के मारेंगे, फिर तो लोकतंत्र रहेगा कैसे? फिर तो राजतंत्र रहेगा। उसमें सख्ती कर रहे हैं कि जो आंदोलन करेगा उसको 90 दिन तक हम जेल में रखेंगे, ये पुलिस को वो अधिकार देने जा रहा है। तो हमारे जो लोग भी हम लोग आंदोलन में जाएंगे वो जब 3 महीना तक जेल में रहेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? तो इस तरह से वह तमाम जो है चीजों को लाना चाह रहा है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मणिपुर की घटना पर हम लोग बहुत चिंतित हैं और मणिपुर की घटना सही में एक बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये किसी भी विश्व में इस तरह की घटना नहीं है, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं ये आदिवासियों के लिए टेलर है। क्योंकि हम अरविंद नाम साहब से बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में ही बहुत जगह इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन वे पेपर मीडिया में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमको तो ऐसा लगता है कि हमें अगर जीवित रहना है तो हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई बहुत विद्वान लोगों ने कहा है कि आदिवासी जब तक लड़ते रहेगा तब तक इस दुनिया में वो जीवित रहेगा, और जिस दिन लड़ना बंद कर देगा उसका अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। ये बहुत बड़े विद्वान के लोगों ने कहा है। तो हमको हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता ही है कि हमको आंदोलन करना पड़ेगा। बिना आंदोलन के कोई रास्ता नहीं है। और आंदोलन का मतलब होता है आपको लाठी खाना के लिए तैयार रहना पड़ेगा, गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब तो आपकी सुरक्षा होगा, आप लड़ पाएंगे। और कहेंगे कि इस तरह का सेमिनार से हम लोग एसी रूम से हम आदिवासी को दिशा दे देंगे, ये संभव नहीं है, ये संभव कतई नहीं है। और मणिपुर का आदिवासी को आपको सीखना चाहिए कि वहां का पॉपुलेशन 30 लाख है, जिसमें 16 लाख करीब मैती लोग हैं। 60 विधानसभा का सीट है, उसमें करीब 40 मैती लोग वहां हैं जो हिंदू हैं, और करीब 7 लाख करीब कुकी हैं और 7 लाख के करीब नागा। वे 7 लाख में केंद्र सरकार को, चाहे ठीक है हम जानते हैं कि वो लोग मरे हैं, घटनाएं हुई है, लेकिन वहां 36,000 जो है सैनिक को केंद्र सरकार को भेजना पड़ा है, और मात्र 7 लाख, अभी नागा इसमें शामिल नहीं हुआ। जिस दिन नागा शामिल हो जाएगा उस दिन जो है वहां जो है अवकाश में लोग आ जाएंगे। तो इसलिए हमारी संख्या तो मान लीजिए यहाँ 1 करोड़ के हैं, उड़ीसा में भी 1 करोड़ हैं, झारखंड में भी 1 करोड़ हैं, मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े जनसंख्या हैं, लेकिन हम लोग जो है लड़ने की स्थिति में हम लोग नहीं है, हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम एक कहानी आपको लोकतंत्र के बारे में एक कहानी सुनाना चाहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, क्योंकि हमारा समाज लोकतंत्र के बारे में नहीं जानता है। एक व्यापारी था, मुर्गी व्यापारी। तो एक बार उसका सम्मेलन हुआ किसी देशों में, उसको बुलाया गया मुर्गी व्यापारी को कि लोकतंत्र क्या होता है। उस पर बड़ा बड़े अच्छे व्याख्यान दिए गए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति से पूछ के नियम कानून और तमाम चीज बनाए जाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई
कि लोकतंत्र बहुत अच्छा चीज है, तब जब वह मीटिंग से लौट के वो मुर्गी व्यापारी था तो उन्होंने मुर्गियों का एक बैठक बुलाया कि भाई आप लोग आइए, हम लोकतंत्र के बारे में सीख के आए। तो वो जब बोला कि देखो भाई, लोकतंत्र में ऐसे ऐसे होता है, सबसे पूछ के काम किया जाता है, इसलिए आप लोग को बुलाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक बात बोला, देखो हम एक व्यापारी, मुर्गी व्यापारी, तुमको अब ये डिसाइड करना है कि कौन मुर्गी जो है आज कटाएगा, कौन मुर्गी कल कटाएगा, कौन मुर्गी परसों कटाएगा, ये तय करना आपका काम है। लेकिन कटाना तो आपको एकदम फाइनल है कि आप सारे लोग, चूंकि मेरा तो पेट का सवाल है ना कि हम मुर्गी का व्यापारी, इसलिए हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो देखो दोस्तों, इस देश में मुर्गी व्यापारी लोग आ गया है। आप समझिए कि पहले आप छत्तीसगढ़ बर्बाद होगा कि उड़ीसा बर्बाद होगा कि कौन मारे जाइएगा, ये आप लोग तय कर लें। क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है वो जो है आपका, मान लीजिए झारखंड में हम 26% हैं, छत्तीसगढ़ में 30 है कि 32 है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन 32% मान लीजिए। बिहार में 1% है, मध्य प्रदेश में 21% है, महाराष्ट्र में 9% है, राजस्थान में 13% है, तेलंगाना में 9% है, पश्चिम बंगाल में 8.8% है, आंध्र प्रदेश में 5% है, गुजरात में 14% है, उड़ीसा में 22% है, हिमाचल में 5% है। तो हम लोग पहले हिमाचल से शुरू करते हैं, पहले वो कटाएगा, है ना। ऐसे करते करते पहले तो बिहार कटाएगा, क्योंकि वो 1%। तो आप लोग तय कर लीजिए आज, चूंकि व्यापारी आ चुका है ना, वो कांग्रेस, चूंकि हम लोग का जो समझ है, चाहे आज तक जो हम लोग समझे कि बीजेपी बहुत खराब है, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी में भी ब्राह्मण, कांग्रेस अब कांग्रेस का नेता भी, तो इधर बीजेपी वाला बाघ है वो आपको खाएगा, और कांग्रेस वाला बाघ है वो आपको दूध पिलाएगा। यही ना हम लोग समझते हैं, आज तक तो यही हम लोगों ने समझा। और छत्तीसगढ़ में इसका उदाहरण है कि बीजेपी ने ग्राम सभा का अधिकार को नहीं खत्म किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस, जिसको आपने कितना 32 या 33 विधायक दिया इस समाज ने, उसी समाज को बर्बाद करने के लिए ग्राम सभा को उन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। तो दोस्तों, हमको ये चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे थे प्रधान साहब, ईसाई को पता है वोट हमें कहां देना है, मुस्लिम को भी पता है वोट कहां देना है, लेकिन हमारा आदिवासी समाज को वोट नहीं देना है। रैली में लाखों को भिड़ाएंगे, चुनाव में अलग अलग पड़ जाते हैं, हम लोगों ने देखा है। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो वोट का पावर है, उसको आदिवासी आज तक समझा ही नहीं। और कोई आदमी समाज में बोल देगा जो बहकाने वाला है, अरे प्रमुख आदमी तो राजनीति कर रहा है, हमारा आदमी तुरंत भड़क जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा आदमी को यह समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र में वोट का महत्व है। इस देश में हमारा 47 सीट है एसटी का, लोकसभा का, और करीब 55 सीट हम प्रभावित करते हैं। हम जिसको वोट देंगे वो एमपी बनेगा। तो हम लोगों को यह टारगेट करना चाहिए पूरे देश में कि 100 लोकसभा सीट में किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं जीते। जो जीतने वाला है देश में, जो बीजेपी को हराने वाला है, हम जानते हैं बहुत जगह कांग्रेस का नाम आएगा, लेकिन आज कांग्रेस हमको बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है। जब वो बर्बाद करने की स्थिति में वो आएंगे, तब तक हम जवान हो जाएंगे, उसको भी निपट लेंगे। लेकिन अभी हमको आदिवासियत को बचाने के लिए हमको किसी भी कीमत पर बीजेपी को अभी रोकना हमारे लिए प्राथमिकता है। राज्य स्तर पर आप जो निर्णय ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप लड़िए, एकदम स्वागत है। आप एमएलए का सीट लड़िए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्वागत करता हूं कि आप शुरुआत कर रहे हैं वोट की पहचान की।
आप अच्छे निर्णय लिए, लेकिन लोकसभा के लिए आदिवासी की रक्षा के लिए, आदिवासी की सोच के लिए, आदिवासी को भारत में बचाने के लिए हम लोग को किसी भी कीमत पर मोदी को रोकना पड़ेगा, ऐसा हमारा सोचना है, यही हमारा समझना है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसमें पूर्ण सबसे लीड पर्सन है, करीब 43 लाख पॉपुलेशन है। सेकंड में कंवर है जो 9 लाख है, उरांव करीब 8 लाख है, हलवा 4 लाख है, भट्टारा करीब 2 लाख है, सवर 1,30,000, कोरवा करीब 31, नगेसिया। तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि नगेसिया से कोई प्रतिनिधि आए हैं? हाथ उठाए। कोरवा से, सवर से, जहां से हैं? रायगढ़ जिला से। बहुत बढ़िया, बहुत। भट्टारा से, भट्टा कोई है? नहीं, कौन है? हलवा, चलिए हलवा है। उराव जो सरगुजा क्षेत्रों से कितने लोग आए हैं? कि यहाँ आप रायपुर में रहते हैं वो लोग आए हैं कि वहां से सही में आए? चलिए तब ठीक है। रायपुर वाले नहीं आते। हाँ नहीं, उनको बुलाना भी नहीं, उनसे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली में आप लोग जानते हैं, जात से बाहर से समझ गए ना। तो इस तरह से चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को जो बड़े समुदाय हैं उनको, हम लोगों को यहाँ है तो 41 समुदाय के यहाँ लोग निवास करते हैं, लेकिन ये करीब 8 लोग हैं जो लीड करते हैं समाज को। तो इनको, इनके जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, इनको आप एकजुट करने का प्रयास करिए, तभी हमारा आंदोलन भी सफल होगा, तभी हमारा आपको जो है विधानसभा के चुनाव जो आप चाह रहे हैं, जो 29 सीट है, निश्चित है कि उसमें आप अच्छा स्थिति कर सकते हैं। 4 सीट लोकसभा का है, अब एसी के लिए 11 सीट है या 10 सीट है। तो ये तमाम जो है इसको हम लोगों को एकजुट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हमको लक्ष्य बनाकर हम लोगों को कार्यक्रम जो है लेना चाहिए, तभी जाके हम लोग, इसलिए हम लोगों ने इस तरह की मीटिंग में कोई रणनीति नहीं बन पाता है प्रधान साहब। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि दिल्ली में 3 सितंबर को प्रत्येक राज्य से 10-10 अलग अलग संगठन के व्यक्तियों को हम लोग आमंत्रित करें, और गोल में जो है हम लोग बैठ के इस तरह के भाषण नहीं, हम रणनीति बनाएं। मुद्दे हमारे क्या होंगे, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, हर समुदाय तक हम पहुंचेंगे कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसके लिए 3 तारीख को हम लोगों ने जो है आपको गांधी पीस फाउंडेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में 10 बजे से 6 बजे तक एक मीटिंग आयोजन किया गया है। हम लोग वहां भीड़ नहीं, भिड़ने वाले लोग जो विचारक हैं, आंदोलनकारी हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित किया है। और 6 अक्टूबर को ये मणिपुर की घटना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इनके यहाँ जो हमारे ऊपर मुंह दे रहा है, थूक दे रहा है मध्य प्रदेश में, हमको आदमी कहाँ गिन रहा है, लेकिन फिर भी हम वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि हमको दारू देंगे ना, मुर्गा देंगे ना, पैसा देंगे ना। हम वहां में मुँहते थूके, हमारा कानून बदल दे, जमीन लूट ले, लेकिन हमें तो दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, पैसा चाहिए। तो भैया हमको समझाना पड़ेगा हमारे समाज को, एक दिन के उनके खर्चे से आप पूरे सदा के लिए आप बर्बाद हो जाइएगा। तो इसलिए हमारा कहना है कि हम लोगों को जो है निश्चित रूप से हम लोगों को आंदोलन का रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आंदोलन में ये तय किया था, हम लोग सोचे थे आपको अलग अलग, हम लोग चूंकि हम लोग का देश स्तर पर कोई संगठन नहीं, एसी का संगठन है, नेता भी है, मायावती थी, रामविलास पासवान था, सबका नेता, लेकिन देश स्तर पर आदिवासी एकजुट नहीं हो पाया और देश स्तर पर कोई लीडर भी नहीं बन पाया। हम लोग बात कर रहे थे पीएम संगमा का, वो प्रयास बेचारा कर रहे थे,
लेकिन उस दुनिया छोड़ के चले गए, हम लोग को छोड़ के चले गए। तो इसलिए व्यापारी आ चुका है। अगर हम लोग सब मुर्गी मिल के लड़ेंगे तो व्यापारी को ठोठे मने उतना मुर्गी चोतने लगेंगे तो नहीं मरेगा व्यापारी, मर जाएगा। हम लोग 15 लाख को माइनस करके 15 करोड़ को माइनस करके कोई भी सरकार जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि आदिवासी दिन जागरूक हो जाएगा, उस दिन 15% मुस्लिम आपके साथ हो, 10% आप और 15% मुस्लिम आपके साथ चुनावी राजनीति ये होगा। और अगर हम 15-16% में 2-4%, 5% भी दलित को समझा पाए तो हम जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा देश हो सकता है। तो हमको ये दिशा में बढ़ने की जरूरत है, तब जाके हम आदिवासियों की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि वोट के राजनीति के बगैर आदिवासी को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, आप लोग प्रयास किए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी।